नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर प्रमुख सुर्खियों पर। भारत की मेजबानी में आज से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलेंगे दुनिया भर के प्रतिनिधियों से। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी के गंभीर आरोप। संबित पात्रा ने पूछा, 11 करोड़ की आमदनी में राहुल ने कैसे खर्च किए 60 करोड़ रुपए। फंडिंग सार्वजनिक नहीं होने पर उठाए सवाल। पीएम की अपील का असर। सरकारी काम के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में की बस यात्रा। त्रिपुरा में भी 50% सरकारी कर्मचारी के लिए वर्क फ्रॉम होम। बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच हुई शिखर वार्ता। ट्रंप ने कहा, दोनों देशों का होगा शानदार भविष्य। जिनपिंग का दोनों देशों को साझेदार बनने पर जोर। और थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु की एंट्री। डेनमार्क की अमेली शुल्स को दी मात। अब किदाम्बी और लक्ष्य सेन पर टिकी नजरें। और चलिए बुलेटिन में बात अब विस्तार से खबरों की, जहां भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं। इस बार सम्मेलन की थीम रखी गई है ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा तीर्थ जाकर मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं का सामूहिक फोटो सेशन भी आज हुआ और इस दौरान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर आए और वैश्विक अर्थव्यवस्था और सहयोग पर एकजुटता दिखाई। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया की नजरें इस समय ब्रिक्स देशों की रणनीति पर टिकी हुई हैं। बैठक में शामिल होने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्राजील के विदेश मंत्री मोरोवेरा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रागची, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री रोनाल्ड लेमोला, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, यूएई के विदेश राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और इथियोपिया के विदेश मंत्री जीटी हेसेबन भारत पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। और अब से कुछ देर पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी वेलकम स्पीच दी और अपने इस वेलकम स्पीच में उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता सभी सदस्यों के योगदान की सराहना करती है। एक समावेशी ब्रिक्स ढांचे को बढ़ावा देना होगा। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफी उथल-पुथल मची है। ब्रिक्स एक स्थिरकारी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सुशासन के लिए तकनीक, आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग का भी जिक्र उन्होंने किया। Strengthening cooperation within the BRICS framework. All of us remain in close and regular contact through bilateral and multilateral engagements. Gathering today for the BRICS meeting is, however, a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. And in this complicated and uncertain world,
that is of ever greater importance. तो सीधे तौर पर ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 2 दिनों का ये सम्मेलन जिसमें अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। कई सारी द्विपक्षीय वार्ता भी हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी अपनी बातें सभी देश जो है वो रखते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक की अगर हम बात करें तो बैठक में शामिल होने के लिए रूस के विदेश मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं। ब्राजील के जो विदेश मंत्री है मोरेविएरा वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरों में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक सामूहिक तस्वीर अब से कुछ देर पहले ही खींची गई थी वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टनर देश की अगर हम बात करें तो उसमें क्यूबा है, कजाकिस्तान है। और इसके साथ ही अब से कुछ देर पहले ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वेलकम स्पीच भी हुआ। और इस वेलकम स्पीच में एस जयशंकर ने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने सीधे तौर पर भारत की अध्यक्षता, सभी सदस्यों के योगदान की सराहना करते ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक समावेशी ब्रिक्स ढांचे को बढ़ावा देना होगा। और ये जो बैठक है वो ऐसे समय पर हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, यानी कि सीधे तौर पर जो मिडिल ईस्ट है उसका जिक्र उन्होंने किया। और इसके साथ ही ब्रिक्स एक स्थिरकारी भूमिका निभा सकता है। जलवायु परिवर्तन का जिक्र भी अब से कुछ देर पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी इस वेलकम स्पीच में किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जो है वो इस समय एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग का भी जिक्र डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की ये अहम बैठक, 2 दिनों का ये सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। इस 2 दिन की बैठक में कई सारे वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। चंद्रशेखर, इस समय आप खुद इस समय वहां पर मौजूद हैं और सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारे प्रतिनिधि वहां पर पहुंच गए। हमसे कुछ देर पहले हमने वो तस्वीर भी देखी जब सभी की सामूहिक फोटो ली गई। इसके साथ ही वेलकम स्पीच भी इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने दी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर समावेशी ब्रिक्स ढांचे को बढ़ावा देने का जिक्र किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये बैठक है वो ऐसे वक्त पर हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो काफी उथल पुथल मची हुई है। चंद्रशेखर, बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये जो बैठक है ये शुरू हो चुकी है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो भारत की सोच है, भारत क्या कुछ सोचता है और भारत ब्रिक्स को लेकर के क्या कुछ सोचता है, वो यहाँ पर एक खाका पेश किया है। और उसके बाद अब विभिन्न जो सदस्य देशों के विदेश मंत्री हैं वो अपना अपना स्टेटमेंट यहाँ पर रख रहे हैं। और विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से कहीं न कहीं ये साफ कर दिया गया है अपने स्टेटमेंट में कि इस वक्त जो ब्रिक्स की बैठक हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति दुनिया में बनी हुई है उसको देखते हुए ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने ये भी कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की कितनी जरूरत है यहाँ पर। और आतंकवाद एक बड़ा मसला है, ये भी विदेश मंत्री की ओर से यहाँ पर साफ कर दिया गया है। उसके अलावा ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, किस तरह से जो सप्लाई चेन बाधित हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करें, ये सब मुद्दे यहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से रख दिए गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये जो बैठक है विदेश मंत्रियों की यहाँ पर शुरू हो गई है। और पूरी दुनिया की कहीं न कहीं इस पर नजर भी लगी हुई है, क्योंकि ये जो मंच है, ब्रिक्स का मंच है, इसमें जितने सदस्य देश हैं उसके अलावा जो पार्टनर देश हैं, ये काफी मायने रखते हैं दुनिया के लिए। और खासकर विदेश मंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि ब्रिक्स की ओर जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी नजरें लगी हुई हैं। तो ऐसे में ब्रिक्स क्या कुछ सॉल्यूशन दे सकता है इस वक्त पे, इस संकट के वक्त पे, चाहे ऊर्जा सुरक्षा की बात हो या उसके अलावा जलवायु परिवर्तन की बात हो या उसके अलावा आतंकवाद की बात हो, सप्लाई चेन की बात हो, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम आशा करते हैं कि भारत ने कहीं न कहीं अपना जो एक खाका है वो यहाँ पर पेश कर दिया है। और जो विभिन्न सदस्य देश हैं वो अपने स्टेटमेंट अभी इस वक्त पे दे रहे हैं और कुछ ही देर बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर आ सकता है। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ उस जॉइंट स्टेटमेंट में है। लेकिन ये एक संकट के समय, वैश्विक संकट के समय ये बैठक हो रही है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और खासकर जो संकट में शामिल विभिन्न पक्ष हैं उनमें से अधिकतर पक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कोई जॉइंट सेशन अगर जॉइंट स्टेटमेंट अगर आता है तो वो उसमें क्या कुछ होता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो आज ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री जो इसमें शामिल हो रहे हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल आपसे कुछ ही देर बाद अगर जो हमको यहाँ पर कार्यक्रम दिए गए हैं उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो आपसे कुछ ही देर बाद करीब 12:30 बजे यहाँ पर जो विभिन्न विदेश मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और 12:30 बजे से 1:50 तक ये मुलाकात वहाँ पर होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि हम यहाँ पर वैश्विक संकट की बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा सुरक्षा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आतंकवाद की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर और जो द्विपक्षीय मंच हैं उन मंचों पर लगातार इन मुद्दों को उठाया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर के जो भारत का पक्ष है वो लगातार रखा है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के भारत का पक्ष रखा है। साथ ही साथ जो संघर्ष है उसमें भारत का जो पक्ष है डायलॉग और डिप्लोमेसी का वो प्रधानमंत्री की ओर से रखा गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें होंगी आज की। और खासकर इन विदेश मंत्रियों में जो सदस्य देश हैं उसके अलावा जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनमें कई सारे ऐसे देश हैं जिनके भारत के साथ काफी अच्छे द्विपक्षीय मजबूत संबंध हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, साझा हित हैं। तो ये मुलाकात जो है ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए चंद्रशेखर। लेकिन इसके साथ ही एक एक अपडेट पर आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। तो समाचारों में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब से कुछ देर पहले ही सीधे तौर पर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कई सवाल पूछे राहुल गांधी से। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ की कमाई लेकिन खर्च 60 करोड़, 22 साल में 54 विदेश यात्रा और 54 देशों की यात्रा में 60 करोड़ रुपए का खर्च। 2004 से लेकर 2026 तक 60 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 2004 से 2026 तक 11 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, लेकिन खर्च जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में राहुल के विदेश दौरे की फंडिंग आखिर किसने की है? कई बार सिक्योरिटी को भी चकमा दिया, मस्कट और ओमान की यात्रा क्यों की? इस तरीके के कई सारे तमाम जो सवाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं। साथ ही ये भी बोला गया कि यात्रा की फंडिंग आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? कमाई से ज्यादा विदेश यात्रा पर खर्च आखिर कैसे किया गया? तो ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से उठाए गए। अब से कुछ देर पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें इसके बारे में सवाल उठाए गए। तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली हैं और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। यह है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा, आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं,
अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है? तो कई सारे सवाल इस समय कांग्रेस यानी कि यूं कहें कि राहुल गांधी पर इस समय उठाए गए हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, अब से कुछ देर पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से, और इस प्रेस वार्ता में सीधे तौर पर सवाल खड़े किए गए राहुल गांधी को लेकर कि 2004 से लेकर 2026 तक इतने देशों की उन्होंने यात्रा की, लेकिन उनकी कमाई और जो यात्रा में खर्च हुआ उसमें अच्छा खासा अंतर नजर आ रहा है। शैलेंद्र। कृतिका, सिर्फ सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी की जो कुल आय है उससे ज़्यादा विदेश दौरों का खर्च है। दरअसल राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और कई बार वो विदेश गए हैं। उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिस पर ये आपत्ति जताई गई बीजेपी और सत्ता पक्ष की तरफ से कि वो एक तरह से देश विरोधी बयान, उस पर बहुत हमने देखा कि विवाद भी हुआ था। अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि कोई भी नेता सांसद विदेश जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी फंडिंग कहाँ से होती है ये उसे बताना चाहिए। चूंकि नियम यह है कि अगर आप भारत से बाहर किसी कंपनी से या किसी संस्था से आप फंडिंग लेते हैं तो उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होती है। चूंकि आप सांसद हैं, नेता विपक्ष है, किसी भी सांसद, विधायक, जज या फिर सरकारी कर्मचारी के विदेश दौरे की एक जानकारी, और अगर फंडिंग किसी विदेश की संस्था से होती है तो वो भी एक जानकारी देनी होती है। राहुल गांधी के 54 विदेश दौरे हैं, उसमें फंडिंग की कई जगहों पर देखें कि कहाँ से फंड हुआ, कोई बैंक स्टेटमेंट आपने नहीं दिया, कोई फॉरेक्स आपने नहीं दिया जी, ये आरोप है। तो फिर आपको फंडिंग डिटेल बताने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल। अगर आपने अपनी आय से वो दौरा नहीं किया, चूंकि ये स्पष्ट है कि अगर आपकी कमाई सिर्फ 11 करोड़ है तो आप 60 करोड़ जो एक मिड एक तरह से कहा जाता है कि आपने अगर बहुत महंगी गाड़ी नहीं ली होगी, वहाँ पे एक औसत होटल में रहे होंगे, बहुत प्रीमियम टिकट नहीं लिया होगा, तब वो आंकड़ा लगाया गया है कि 60 करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। तो जाहिर है कि कमाई से 4-5 गुना ज़्यादा तो आप केवल विदेश यात्रा में खर्च नहीं कर सकते। तो फिर इसकी फंडिंग कहीं ना कहीं से हुई है। कांग्रेस पार्टी को भी यह बताना चाहिए कि क्या उसने फंडिंग की है, क्योंकि चुनाव आयोग को जानकारी देनी होती है कि उसने अपने इस नेता को विदेश दौरे में इतना खर्च किया है। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी जो बताई गई है या जो पब्लिक डोमेन में है, चुनाव आयोग को इस बारे में कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी गई कि पार्टी ने कोई फंडिंग की है। फिर राहुल गांधी के इन विदेश दौरों का खर्च कौन उठा रहा है, ये बात राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। ये बात बीजेपी कह रही है, और इसके साथ ही साथ दूसरी बात और कह रही है कि 6 ऐसे अघोषित दौरे हैं, जिसमें ओमान का दौरा जोड़ ले तो 7 दौरे हैं, जिसमें वो प्रोटोकॉल तोड़कर या फिर चुपके से सीआरपीएफ को ना बता के वो एक देश के नेता विपक्ष है, उनको सुरक्षा मिली हुई है, उसको किनारे रखते हुए वो अघोषित दौरे पर चले जाते हैं, अनडिस्क्लोज जगह पर चले जाते हैं, किससे मिले हैं, क्या विवरण है, कुछ पता नहीं चलता। तो उसकी भी जानकारी भी, उसकी फंडिंग किसने की। तो इसलिए अब बीजेपी ने प्रमुख सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस से और राहुल गांधी से पूछे कि ये बहुत गंभीर मामला है। और बीजेपी ने यह भी संकेत दिए कि अभी तो ये शुरुआत है, यानी विदेश दौरे से जुड़े, राहुल गांधी के विदेश जुड़े से जुड़े तमाम ऐसे तथ्यों और आंकड़ों के साथ भविष्य में बीजेपी सामने आ सकती है, जिनको लेकर एक तरह से मौका दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को कि खुद ही बताए कि कहां से फंडिंग हुई थी, किसने फंडिंग की थी, दौरों का उद्देश्य क्या था। तो ये गंभीर सवाल बनता है, क्योंकि देखिए जब आप संसदीय पैनल में यात्रा करते हैं तो उसका खर्चा सरकार उठाती है, संसद उठाती है। जब आप बतौर सांसद कहीं जाते हैं, अगर पार्टी फंड करती है तो पार्टी उठाती है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने कोई विवरण नहीं दिया। जी, लेकिन इसके साथ ही शैलेंद्र, इस जो प्रेस वार्ता हुई उसमें खास तौर पर मस्कट और ओमान की यात्रा का जिक्र किया गया, आखिर इसके पीछे क्या प्रमुख वजह नजर आ रही है? देखिए, राहुल गांधी पर ये आरोप लगता है कि वो विदेश दौरे तो अक्सर जाते ही रहते हैं जब संसद चलती होती है, या फिर हरियाणा में जो चुनाव चल रहा था, खत्म भी हुआ था और तुरंत वो विदेश दौरे पर चले गए। जब मनमोहन सिंह का शोक का समय था तब वो न्यू ईयर मनाने विदेश चले गए, ऐसे आरोप लगे। इस तरह के तो आरोप लगते ही है, लेकिन ये ओमान और मस्कट दौरे पर आरोप जो है या चर्चा में इसलिए है कि वहां से कुछ फोटो आई
तब जी। पता चला कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हुए हैं। बिल्कुल। और ये अघोषित दौरा था, यानी 54 दौरे ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें राहुल गांधी के साथ कौन कौन गया, कितने दिन रुके, कितनी रातें रुके विदेश में, इन सब का पूरा जिक्र है। लेकिन ये जो अघोषित दौरे हैं, इनमें कहाँ रुके, किससे मिले, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसलिए इन दौरों की चर्चा ज्यादा हो रही है। और जिनका जिक्र भी है, वहां पर भी कई जगह पर ये वो किस वेन्यू पर रुके वो क्लासिफाइड नहीं है, उसे विवरण नहीं दिया गया है। और फंडिंग का तो बिल्कुल विवरण नहीं दिया गया है। फिलहाल शैलेंद्र, अब देखना होगा कि ये जो तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए गए हैं, इनका जवाब कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कब तक दिया जाता है। नजर इस पर आप लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अन्य तमाम खबरों की, जहां आपको बता दें कि 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी आज केरलम के नए मुख्यमंत्री की घोषणा करेगी। इसके महत्वपूर्ण संकेत तब मिले जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से बाहर निकले और घोषणा की कि कांग्रेस विधायक दल की ओर से चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। आज दोपहर 1 बजे तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी ऑफिस में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा। इससे पहले पार्टी नेतृत्व ने 3 प्रमुख दावेदारों बीडी सतीशन, रमेश चन्नीथला और केसी वेणुगोपाल के दावों का मूल्यांकन किया। और इसके साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल को सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से अकेले में मुलाकात भी की थी। अब वेणुगोपाल इस समय अलापुझा लोकसभा सीट से सांसद हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है केरलम का, तो 6 महीने के अंदर ही उन्हें विधानसभा चुनाव जीतना होगा किसी भी सीट से, और अलापुझा सीट पर भी उपचुनाव कराने होंगे। केरलम में यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटों पर जीत हासिल की और इनमें कांग्रेस की 63 सीट है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल रेस में सबसे आगे हैं, और दूसरा नाम है बीडी सतीशन का। इसके अलावा रमेश चन्नीथला का नाम भी इस समय चर्चा में है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ गए हैं तिरुवनंतपुरम से। सीधा उनका रुख करते हैं। विवेक, इस समय अगर हम देखें तो 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं, जिसमें खास तौर पर बीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे ज्यादा है। ऐसे में कितने विधायकों का समर्थन किसे मिलता हुआ नजर आ रहा है? विवेक, फिलहाल ये कहना बेहद मुश्किल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही है कि केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के अलावा किसी तीसरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। एक बात तो होते है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी कांग्रेस में आंतरिक कला जारी रहेगी, और ऑल्सो this is a very difficult situation अभी, बिकॉज 3 कैंडिडेट्स है सीएम को। वो वीडी सतीशन है, केसी वेणुगोपाल है और रमेश चन्नीथला भी है। और कौन होगा मुख्यमंत्री, ये बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। तो सीनियर नेताओं ने कहा है कि केसी वेणुगोपाल का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल एआईसीसी लीडर्स को बहुत क्लोज है, उसका प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है। पर वीडी सतीशन है, ये इलेक्शन के चुनाव का मेन फेस है वीडी सतीशन,
और रमेश चन्नीतला का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है अभी, बिकॉज रमेश चन्नीतला वो पिछली होम मिनिस्टर था और रमेश चन्नीतला को एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है। वो के करुणाकरन के मिनिस्ट्री में एक मंत्री होगा। सो इसी वजह से के रमेश चन्नीतला को चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एक्चुअली हु विल बी द चीफ मिनिस्टर, बट एज ऑफ नाउ कृतिका केसी वेणुगोपाल का नाम नाम बहुत is more spoken in the power corridors in Congress, especially in Delhi. लेकिन इसके साथ ही विवेक, अगर हम देखें तो पिछले 10 दिनों के अंदर काफ़ी उथल पुथल भी मची हुई और कई सारी बैठकें, मीटिंग्स हुई और बाकी राज्यों के भी नतीजे एक साथ ही आए थे, 5 राज्यों की, जिसमें से 4 में सरकार का गठन भी हो चुका है, शपथ ग्रहण हो चुका है। लेकिन एक केरलम, जहां पर अभी तक मुख्यमंत्री के नाम तक का ऐलान नहीं किया गया, उस पर भी अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। क्या इन सब के पीछे वजह आपको नजर आती है विवेक? ये बहुत सस्पेंस हो गया लास्ट 10 दिनों की देरी के बाद। मुख्यमंत्री कौन है, केरल का मुख्यमंत्री कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस विषय में स्टेटमेंट दिया है। तो इस विषय कांग्रेस हाईकमान को बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो गया, बिकॉज इवन आफ्टर 10 days, इवन आफ्टर गेटिंग अ मैंडेट ऑफ 102 seats, कांग्रेस नॉट एबल टू एक्चुअली कम आउट विद अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। So this is actually, a very critical situation, a very unseen situation in the history of Congress Party. तो इस कारण में पिछले 3 दिन में AICC ऑफिस में दिल्ली में बहुत सारा चर्चा हो गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी में yesterday 1 hour को चर्चा हो गया। After that, they have conveyed the message to AK Antony और कोडिकुंदल सुरेश, and today evening एक दिन में एक पार्लियामेंट्री मीटिंग है और ऑल द 102 MLAs अभी एक KPCC हेडक्वार्टर्स में आ गया और उसके बाद दे विल कन्वे दिस डिसीजन टू द AICC ऑन हु इज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। फिलहाल विवेक, अभी कितनी देर में बैठक शुरू होने की उम्मीद है और इसके साथ ही कब तक मुख्यमंत्री के नाम पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो सकता है विवेक? तो आज 8 बजे और बाय अराउंड 5 o'clock 5 बजे मोस्टली एक डिसीजन आ गया कौन बनेगा नेक्स्ट केरल का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, बिकॉज 3:30 दीपा दास मुंशी केरल का पॉलिटिकल ऑब्जर्वर दीपा दास मुंशी इधर KPCC भवन में आएगा और उसका मीटिंग है सभी MLA के साथ। और उसके बाद बाय 5 o'clock ये डिसीजन आ गया तो कौन बनाएगा केरल का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये केसी वेणुगोपाल और या रमेश चन्नीतला और VD सतीशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आप लगातार इस महत्वपूर्ण खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में रुक करते हैं आगे अन्य तमाम खबरों का, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सम्मान NDRF के साहस, समर्पण और उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि NDRF देश को हर आपदा से सुरक्षित रखने के लिए और अधिक मजबूत होकर काम करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि PM मोदी के नेतृत्व में 2014 से आपदा जोखिम कम करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं और अब देश 0 कैजुअल्टी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से न केवल आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए काम किया है, परंतु अब हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम 0 कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, NDMA और NDRF ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं। NDMA ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में ढेर सारे निर्णय लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइन इश्यू की, बहुत सारी जागरूकता की और बचाव की एप्स बनाई हैं और इसके माध्यम से धीरे धीरे आपदा बचाव
देश का एक संस्कार बनता जा रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आने वाले सालों में हीट वेव से होने वाली मौतों को भी शून्य तक लाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि भारत आपदा प्रबंधन में दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है और सरकार का फोकस राहत के साथ साथ पूर्व तैयारी और रोकथाम पर भी है। एनडीआरएफ ने मौके पर न केवल नागरिकों के साथ रहने वाले मूक पशुओं को भी बचाकर एक उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण दिया है। हमारा लक्ष्य है जान हानि शून्य हो और संपत्ति का नुकसान न्यूनतम हो। हीट वेव जैसी गंभीर चुनौतियों को भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय अब बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना करने की तैयारी कर चुका है। आने वाले कुछ वर्ष में भी हम हीट वेव के कारण होने वाली जान हानि को शून्य तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के आह्वान के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी यात्रा के तरीके में बदलाव किया है। उन्होंने पुणे में अपने पारंपरिक गाड़ियों के काफिले के बजाय बस से सफर करने का विकल्प चुना। गडकरी पुणे से फलटण के बीच में बन रहे पालकी मार्ग के निरीक्षण पर निकले और इस दौरान उन्होंने खुद बस में बैठकर सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का निरीक्षण किया है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने देशवासियों से खास अपील की कि तेल की बचत करने के लिए निजी गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल की जाएं, उनकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, जिस पर एनडीए के कई नेता अमल करते अब नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद त्रिपुरा सरकार ने भी राज्य के 50% ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। सरकार का ये कहना है कि इससे ईंधन की बचत होगी और सरकारी खर्च भी कम होगा। त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि सभी विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि हर दिन केवल 50% ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी ही दफ्तर आए, बाकी कर्मचारियों को घर से ही काम करना होगा। इसके लिए साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा ताकि कर्मचारी बारी बारी से ऑफिस आएं। सरकार ने यह भी कहा कि पहले हफ्ते में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए जो दफ्तर के पास रहते हैं, ताकि आने जाने में कम ईंधन खर्च हो। जो कर्मचारी घर से काम करेंगे उन्हें फोन और ऑनलाइन माध्यमों से हर समय उपलब्ध रहना होगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत दफ्तर भी बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि यही व्यवस्था सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों और अन्य स्वायत्त संस्थाओं में भी लागू की जाए। हालांकि यह आदेश जरूरी और आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, यानी कि हॉस्पिटल, बिजली, पानी और अन्य जो आवश्यक सेवाएं हैं वो पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले निर्देश तक जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम ऐसा तीसरा राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता होगी। जी हां, असम सरकार इस महीने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने जा रही है और शपथ के बाद हेमंता कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में ड्राफ्ट बिल को मंजूरी भी दे दी है। दरअसल यूसीसी का उद्देश्य विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दों को कानून के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन धार्मिक प्रथाएं विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगी। असम के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के प्रावधानों से छूट दी जाएगी। असम में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करने का वादा किया था, जिस पर अब अमल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। तो पहला कैबिनेट ने ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम अगले 25 मई जब हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 25 मई हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस
हमने आज पूरा करने का काम किया। वहीं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने पशु बलि पर कड़ाई से रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पशु बलि के लिए सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है और नई गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो उसके तहत 14 साल से कम आयु के किसी भी पशु की बलि की अनुमति नहीं होगी। तो वहीं सरकारी प्रमाण पत्र के बिना गाय, बैल, सांड, भैंस और बछड़ों की बलि पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशिका में यह कहा गया है कि नगर पालिका चेयरमैन, पंचायत समिति अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त लिखित सहमति मिलने के बाद ही किसी पशु को बलि के लिए योग्य माना जाएगा। सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून लागू करने के लिए यदि प्रशासनिक अधिकारी या सरकारी पशु चिकित्सक बलि स्थल का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकेगा। निर्देशिका में यह भी चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा भी हो सकती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियां, तिलहन, खाद्य पदार्थ और साथ ही जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी अंतरराज्य आवाजाही पर लगी सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया है। ये पाबंदियां दरअसल पूर्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों पर लगाई गई थी और विशेष रूप से आलू उत्पादक किसानों को इसके कारण भारी नुकसान हुआ था। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों से इन पाबंदियों को हटाने का वादा किया था और अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इसे पूरा भी किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने शिक्षकों की भर्ती, नगर निकाय भर्ती और सहकारी सेवाओं की भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपने का बड़ा कदम भी उठाया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्व टीएमसी सरकार ने इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की थी ताकि भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी। साथ ही सरकार ने टीएमसी सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने कई आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के इन कदमों को संस्थागत सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर नीति के रूप में देखा जा रहा है, जो किसानों को राहत देने के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग पर भी लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। खिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एमडीएच शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एमडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एमडीएच। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 15 से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और उनकी ये यात्रा यूएई से शुरू होगी और उसके बाद में 4 यूरोपीय देश नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम है। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले नॉर्वे के पूर्व मंत्री और वैश्विक पर्यावरण संरक्षक एरिक सोलहेम ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना भी की है। आपको दिखाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों की यात्रा के तहत संयुक्त अरब अमीरात और 4 यूरोपीय देशों नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi will be undertaking a 5-nation tour from 15 to 20 May, which includes the United Arab Emirates and 4 European nations, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy. 15 से 17 मई तक प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स में रहेंगे। 2017 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी यात्रा है और ये द्विपक्षीय संबंधों के एक अहम मोड़ पर हो रही है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वे वहां के सम्राट विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 मई को स्वीडन जाएंगे, जहां व्यापार, निवेश और एआई पर बातचीत की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के स्वीडन के साथ दीर्घकालिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश पर चर्चा की जाएगी। On 18 May, Prime Minister will travel to Norway at the invitation of the Prime Minister of Norway on an official visit for bilateral engagement and the 3rd India-Nordic Summit to be held on 19 May. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway. 19 और 20 मई को प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के नियमित संवाद ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई है और ये यात्रा संयुक्त रणनीति कार्य योजना 2025 से 2030 के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने का एक अवसर होगी। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनयिक, राजनेता और वैश्विक पर्यावरण संरक्षक एरिक सोलेम ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की। एरिक के मुताबिक विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र मोदी के पर्यावरण पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से पश्चिमी नेताओं को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि 18 मई को दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नॉर्वे का दौरा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत राजा हेराल्ड करेंगे। वे भारतीय व्यापार को बढ़ावा देंगे और भारत नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्हें अपने भारतीय समकक्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि जहां नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की घरेलू लोकप्रियता रेटिंग मुश्किल से 30% है, वहीं मोदी की लोकप्रियता चुनावों में लगभग 70% है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 7% की दर से बढ़ रही है, जो चीन से भी तेज है और अन्य किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है। एरिक सोलेम के मुताबिक वर्तमान विकास दर के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2050 तक 4 गुना हो जाएगी। तब भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो अमेरिका को टक्कर देगा। इससे पहले भी एरिक सोलेम ने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता असाधारण और उनके आसपास विश्व का कोई नेता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सामने आई, जहां अप्रैल महीने में भारत के प्राइवेट सेक्टर और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, बेहतर मांग, नए ऑर्डर्स, ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी निवेश में बढ़ोतरी से कारोबारी गतिविधियों को काफ़ी मजबूती मिली है। दरअसल आपको बता दें कि HSBC इंडिया और S&P ग्लोबल की ये ताज़ा PMI रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार सृजन भी 10 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के ज़रिए समझते हैं। घरेलू मांग में मजबूती और नए ऑर्डरों में तेज बढ़ोतरी के चलते अप्रैल 2026 में भारत के प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। HSBC फ्लैश इंडिया PMI कॉम्पोजिट आउटपुट इंडेक्स मार्च के 57 से बढ़कर अप्रैल में 58.3 पर पहुंच गया। वहीं सर्विस सेक्टर PMI मार्च के 57.5 से बढ़कर 58.8 हो गया, जो पिछले 5 महीनों का उच्चतम स्तर है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, ई कॉमर्स और रिलोकेशन तथा लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मजबूत मांग ने कारोबार को गति दी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन और नए ऑर्डर में तेज उछाल के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी इस रिकवरी में अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट में रोजगार के मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कंपनियों ने नए कारोबार और बढ़ती मांग को देखते हुए कर्मचारियों की भर्ती तेज की है। अस्थायी कर्मचारियों और जूनियर स्तर के प्रशिक्षुओं की नियुक्तियों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अप्रैल में रोजगार सृजन की रफ्तार पिछले 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। HSBC की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने बताया कि पश्चिम एशिया से पैदा हुई सुस्ती के बाद निजी क्षेत्र की गतिविधियों में फिर तेजी लौटी है। कंपनियां आपूर्ति पक्ष से जुड़े संभावित झटकों को देखते हुए बफर स्टॉक भी तैयार कर रही हैं। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय मांग में कुछ कमजोरी देखी गई, लेकिन भारतीय कंपनियां आने वाले 12 महीनों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनपुट लागत और कीमतों पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सेवा क्षेत्र में नरमी आने से महंगाई की रफ्तार में कुछ कमी भी दर्ज की गई है। PMI में 50 से ऊपर का स्तर आर्थिक गतिविधियों में विस्तार का संकेत माना जाता है। ऐसे में 58.8 का आंकड़ा यह दर्शाता है कि भारत का सेवा और निजी क्षेत्र मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं सरकार ने सितंबर 2026 या फिर यूं कहें कि अगले आदेश तक चीनी सहित खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर चीनी के निर्यात नीति को रिस्ट्रिक्टेड से बदलकर प्रोहिबिटेड कर दिया है। हालांकि ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL और TRQ कोटा, अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों के खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। सरकार ने इसको लेकर साफ कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन में औपचारिक स्वागत बीजिंग के पीपल्स हॉल में किया गया। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी से हाथ मिलाने के बाद ट्रंप ने शी के कैबिनेट के सदस्य से मुलाकात की। इसके बाद ट्रंप ने अपने कैबिनेट के सदस्यों का परिचय शी से कराया, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ शामिल थे। ट्रंप को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा एक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में व्यापार, करों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और भू राजनीतिक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी जारी है। इसके बाद शाम को एक राज्य भोज भी आयोजित किया जाएगा। ये ट्रंप की 2017 के बाद से चीन की पहली राज्य यात्रा है। अब बात कर लेते हैं मौसम की भी, जहां आपको बता दें कि दुनिया भर में बढ़ती हीट वेव अब केवल गर्मी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये कई अन्य खतरों को भी गंभीर रूप से बढ़ा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हीट वेव के चलते जंगलों में आग लगने की घटनाएं, सूखा, जल संकट, बीमारियों का खतरा, बिजली ग्रिड पर बढ़ता दबाव और वायु गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हीट वेव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहु जोखिम आधारित रणनीति अपनाना बेहद जरूरी है। इसके तहत समय रहते चेतावनी प्रणाली विकसित करना, शहरी क्षेत्रों में तापमान का आंकलन, स्वास्थ्य आधारित अलर्ट जारी करना और दीर्घकालिक योजना पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। रेगिस्तान की धरती से आज एक बेहद ही सुखद और उम्मीद जगाने वाली खबर सामने आई। जैसलमेर जिले में गोडावड़ संरक्षण के प्रयासों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। संकटग्रस्त पक्षियों में शामिल गोडावड़ के कुनबे में 2 नन्हे मेहमान जुड़े हैं और ये दोनों चूजे जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावड़ ब्रीडिंग सेंटर में जन्मे हैं। और इसमें खास बात यह है कि 10 मई और 11 मई को जो बच्चे जन्मे हैं, जो पैदा हुए हैं, वो AI तकनीक की मदद से हुए हैं। अब बात स्पोर्ट्स जगत की भी करते हैं, जहां थाईलैंड ओपन के महिला सिंगल्स के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत की स्टार शटलर PV सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। PV सिंधु ने राउंड ऑफ 16 में डेनमार्क की अमाली शुल्स को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट में 6ठी वरीयता प्राप्त PV सिंधु ने अमाली शुल्स को सीधे सेटों में 21-13, 21-15 से हराकर जीत दर्ज की। इससे पहले राउंड ऑफ 32 में सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ शानदार शुरुआत की थी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार शुरुआत की। लक्ष्य सेन ने पहले दौर में सिंगापुर के जैसन तह को सीधे गेम में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
थॉमस कप के दौरान लगी कोहनी की चोट से उबरने के बाद कोर्ट पर लौटे लक्ष्य ने इस मैच को 21-16, 21-17 से अपने नाम किया। लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में आज चीन के झू शुआन चेन से भिड़ेंगे। और लगातार हार के बाद पंजाब किंग्स आज 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरेगी। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला धर्मशाला स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पंजाब किंग्स लगातार 4 मैच हारकर चौथे स्थान पर खिसक गई। टीम के 13 पॉइंट्स हैं और आज मुंबई के खिलाफ उसे हर हाल में जीत चाहिए। इसके बाद टीम बेंगलुरु और लखनऊ में खेलेगी। अगर पंजाब टीम 2 मैच जीतती है तो उसका प्लेऑफ में पहुंचना पक्का हो जाएगा। 11 में से 8 मैच हार चुकी मुंबई टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 35 मैचों में से 18 पंजाब ने जीते, जबकि मुंबई 17 मैचों में विजयी रही। पंजाब और मुंबई का हेड टू हेड रिकॉर्ड बराबरी पर है और दोनों टीमों के बीच 35 मैच खेले गए। दोनों ने 17-17 मैच जीते, जबकि एक मैच टाई भी रहा। धर्मशाला में 14 मई को कांगड़ा वैली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना भी बनी हुई है। बारिश के कारण मैच में रुकावट या देरी की भी आशंका जरूर है। वहीं आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 152 रन बनाए। कोलकाता के लिए अंगकृष्ण रघुवंशी ने 71 रन और रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रनों की शानदार पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए हैं। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलो भार वर्ग में स्नैच में रजत पदक जीता, तो वहीं कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर ओवरऑल में कांस्य पदक जीतने में भी कामयाबी पाई। इसके साथ ही उन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में 88 किलो वजन उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इंटर मिलान ने लाजियो पर 2-0 से जीत के साथ अपना 10वां कोपा इटालिया फुटबॉल खिताब जीता है। इस जीत के साथ ही इंटर मिलान ने इस सीजन का ऐतिहासिक डोमेस्टिक डबल पूरा किया। टीम के लिए पहला गोल मार्कस थुरम ने किया। इंटर मिलान ने इसी साल मई में 3 मुकाबले बाकी रहते हुए 21वां सीरी ए के खिताब को अपने नाम किया था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।